मार्च 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, जिससे इंडिया का 88% क्रूड ऑयल आता है। रातों रात पेट्रोल पंप्स पर लाइनें, एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज, इन्फ्लेशन का स्पाइक और दिल्ली में सन्नाटा। उसी हफ्ते इंडियन नेवी की मिलान एक्सरसाइज में जो ईरानियन वॉरशिप गेस्ट बनकर आई थी, यूएस सबमरीन ने उसे इंडिया के श्रीलंका कोस्ट से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर टॉर्पीडो से डुबो दिया। इंडिया के घर के पास इंडिया के गेस्ट की शिप, और न्यू दिल्ली को पता तक नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात, ईरान और अमेरिका के बीच जब सीज फायर की बात हुई, मीडिएशन टेबल पर बैठे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, भारत जो खुद को विश्व गुरु कहता है, साइडलाइंस पर खड़ा था। ये सब कैसे हुआ, किसने ये गेम खेला और इस पूरे खेल की शुरुआत कहां से हुई थी, वो आज हम समझेंगे। इमेजिन करो एक ऐसा वॉर जो दिखता है ईरान वर्सेस अमेरिका, लेकिन असल में किसी और का गेम हो सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, और पर्दे के पीछे रशिया। क्या हो अगर ईरान सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि प्यादा हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जियोपॉलिटिकल ट्री पर। आज का टॉपिक सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, द रशियन थ्योरी बिहाइंड द ईरान यूएसए वॉर। लेकिन एक सेकंड रुको, बिफोर वी बिगिन मैं एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। ये थ्योरी मेरी अपनी नहीं है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन या बायस नहीं है। मैं बस एक मैसेंजर की तरह ये पूरी स्टोरी आप तक ऑनेस्टली डिलीवर कर रहा हूं। लेकिन जो पैटर्न सामने आया है वो इतना शॉकिंग है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस मिलती रहे तो अभी बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलते हैं स्टोरी में। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे ईरान यूएसए और इजराइल के सामने इतने सालों तक सर्वाइव कैसे करता रहा, किसने इस वॉर को डिजाइन किया, और भारत जिसने कोई साइड नहीं ली वो फिर भी कैसे इस गेम का सबसे बड़ा शिकार बना। ये सिर्फ वॉर और एयर स्ट्राइक्स की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक चेस गेम है डेकेड्स पुरानी। तो कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन के टूटने से। 9 नवंबर 1989, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ा सिंबल था कोल्ड वॉर का, वो था बर्लिन वॉल, और उस दिन वो दीवार ढह गई। फिर करीब 2 साल बाद 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का भी ऑफिशियली पतन हो गया। अब इस थ्योरी में ये दोनों इवेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है एक मीटिंग जो इसी टाइम पीरियड में हुई थी। फरवरी 1990, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बीकर और सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचेव दोनों के बीच एक बेहद क्रूशियल मीटिंग हुई। अब ये मीटिंग हुई, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के 2 वर्जन्स हैं, एक अमेरिकन वर्जन और एक रशियन वर्जन। और इन दोनों वर्जन्स में जो डिफरेंस है वही इस पूरी थ्योरी की जड़ है। अमेरिकन वर्जन कहता है इस मीटिंग में अमेरिका ने यूएसएसआर को एक लिमिटेड प्रॉमिस दिया था। वो प्रॉमिस था कि अगर सोवियत यूनियन यूनिफाइड जर्मनी को नेटो में रहने देता है तो नेटो अपने ट्रूप्स और वेपन्स ईस्ट जर्मनी में डिप्लॉय नहीं करेगा, बस सिर्फ ईस्ट जर्मनी तक, आगे की कोई गारंटी नहीं। लेकिन रशियन वर्जन कुछ और ही कहता है। रशिया का क्लेम है कि जेम्स बीकर ने गोर्बाचेव को एक मच बिगर प्रॉमिस दिया था कि यूनिफाइड जर्मनी की नेटो मेंबरशिप के बदले में नेटो फ्यूचर में कभी भी ईस्ट की किसी भी कंट्री में एक्सपैंड नहीं करेगा, नॉट जस्ट ईस्ट जर्मनी बल्कि पूरे ईस्टर्न यूरोप में। तो दोस्तों, 2 वर्जन्स, 2 अलग क्लेम्स, और इन्हीं 2 वर्जन्स के बीच में छुपी है वो थ्योरी जो आज ईरान वॉर को एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करती है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ऑनेस्टली इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद जो हुआ वो रशिया के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह था। एक के बाद एक पुरानी सोवियत यूनियन की कंट्रीज नेटो ज्वाइन करती गई और रशिया बस देखता रहा। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया की हालत इतनी कमजोर थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्सिन, और ऑनेस्टली कहें तो हिस्ट्री उनके बारे में कोई बहुत अच्छी बातें नहीं करती। उनके दौर में रशिया की इकोनॉमी बर्बाद थी, देश के अंदर लीडरशिप क्राइसिस था और इंटरनेशनली रशिया की कोई औकात नहीं बची थी। इसीलिए जब नेटो ईस्ट की तरफ बढ़ता रहा, रशिया सिर्फ ऑब्जेक्शन करता रहा लेकिन रोक नहीं पाया। फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल दी। बोरिस येल्सिन गए और आई व्लादिमीर पुतिन, और पुतिन के आते ही रशिया एक अलग ही एनर्जी में आ गया। उन्होंने देश को यूनाइट किया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी जो रशिया ने डेकेड्स में नहीं देखी थी। पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभरे और स्लोली रशिया वापस अपनी पुरानी पावर की तरफ लौटने लगा। अब आता है 2008, जो इस पूरी स्टोरी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक बार फिर नेटो एक्सपेंशन का प्लान बनाया, और इस बार प्लान था जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में शामिल करना। अब ये सुनकर रशिया के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये एक डायरेक्ट थ्रेट था, क्योंकि यूक्रेन तो रशिया की बॉर्डर पर है, लिटरली घर के दरवाजे पर। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग था। 2008 तक रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो चुकी थी, लीडरशिप क्राइसिस खत्म हो चुका था, पुतिन एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल लीडर के रूप में खड़े थे। तो अब रशिया के पास जवाब देने की ताकत थी, और वो जवाब आने वाला था। अगस्त 2008, पुतिन ने एक बोल्ड और शॉकिंग डिसीजन लिया।
उन्होंने रशियन फोर्सेस को जॉर्जिया में एंटर करने का ऑर्डर दे दिया। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, नेटो एक्सपेंशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और फिर शुरू हुई वॉर। सिर्फ 5 दिन, लेकिन उन 5 दिनों में रशिया ने जो किया वो काफी था। जॉर्जिया को समझ आ गया, नेटो ज्वाइन करने का इरादा छोड़ दो। और सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं, यूक्रेन ने भी ये सब देखा। जॉर्जिया की हालत देखकर यूक्रेन की लीडरशिप को भी समझ आ गया कि नेटो के चक्कर में पड़े तो हमारा भी यही हाल होगा। तो हुआ ये कि यूक्रेन के अंदर प्रो वेस्टर्न लीडर्स होने के बावजूद उन्होंने रशिया के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अब ये देखकर अमेरिका बौखला गया, क्योंकि इन लोगों का ओरिजिनल प्लान था नेटो फोर्सेस को रशिया की बॉर्डर तक ले जाना, स्टेप बाय स्टेप, कंट्री बाय कंट्री। यही स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जॉर्जिया की घटना के बाद और यूक्रेन की रशिया की तरफ टिल्टिंग की वजह से वो प्लान धरा का धरा रह गया, मींस कंप्लीट फेलियर। तो फिर अमेरिका ने एक नया रास्ता निकाला। यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट करवाए गए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया और अल्टीमेटली सरकार बदल दी गई। एक नया लीडर आया और वो फिर वही पुरानी बातें करने लगा, नेटो ज्वाइन करेंगे, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। और जब ये सब हुआ, पुतिन का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने सोचा ये लोग बाज नहीं आएंगे, अब सिर्फ विरोध से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जो दुनिया याद रखे। और वो एग्जाम्पल आने वाला था। तो दोस्तों, अमेरिका का प्लान था रशिया को घेरना और रशिया का जवाब था हम घेरेंगे नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, इस सबका ईरान से क्या कनेक्शन है और इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम में ईरान कहां फिट होता है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। फरवरी 2014, पुतिन के ऑर्डर पर रशियन फोर्सेस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अब ये सुनकर लगता है कि बस यूं ही अग्रेसिव मूव था, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे 2 बहुत सॉलिड रीजंस थे। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रशिया की मेजॉरिटी समुद्री पोर्ट्स बर्फीले इलाकों में है। मतलब साल के कई महीने वो पोर्ट्स यूज ही नहीं हो सकते। और एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए वार्म वाटर पोर्ट्स यानी गर्म पानी के पोर्ट्स बेहद जरूरी होते हैं, ट्रेड के लिए, नेवी के लिए, सबके लिए। क्रीमिया में वो पोर्ट्स थी, तो रशिया ने उन्हें सिक्योर कर लिया। दूसरा मकसद था वेस्टर्न कंट्रीज को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देना, यहां रुक जाओ। अगर नेटो एक्सपेंशन जारी रहा तो रशिया सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करेगा, रशिया एक्शन लेगा और बहुत बड़ा टर्मोइल होगा। मैसेज पावरफुल था, मैसेज पहुंच भी गया, लेकिन वॉशिंगटन ने सुना नहीं। मैसेज रिसीव होने के बाद अमेरिका ने रुकने के बजाय यूक्रेन के अंदर एक ट्रैप बिछाना शुरू किया। स्टेप 1, यूक्रेन की आर्मी को मॉडर्न वेपन्स देना शुरू किया। स्टेप 2, यूक्रेन के सोल्जर्स को नेटो कंट्रीज में ट्रेनिंग दी गई, मॉडर्न वेपन्स ऑपरेट करना सिखाया, रशियन आर्मी की टैक्टिक्स समझाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करे तो उसे कैसे रोकना है यह भी सिखाया गया। बोले तो यूक्रेन की एंटी रशिया फोर्सेस को पूरी तरह तैयार किया गया। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, अमेरिका का मकसद पुतिन को रोकना नहीं था। अमेरिका चाहता था कि पुतिन अटैक करे। प्लान था पुतिन यूक्रेन पर हमला करे, रशिया वहां फंस जाए, फिर क्रीमिया भी वापस ले लो और फिर पूरे यूक्रेन में नेटो फोर्सेस डिप्लॉय कर दो। और एक बार ऐसा हो गया तो रशिया की एनर्जी इंडस्ट्री पूरी तरह वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में आ जाती, पोर्ट्स उनके हाथ में, पाइपलाइंस उनके हाथ में, और रशिया फ्यूचर में कभी चैलेंज नहीं कर पाता। कंप्लीट चेकमेट। लेकिन पुतिन को ट्रैप में फंसाने के लिए सिर्फ वेपन्स और ट्रेनिंग काफी नहीं थी, तो सीआईए ने एक और शतरंज की चाल चली। यूक्रेन की डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाकों में, जहां मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, वहां ऐसे लॉज इंप्लीमेंट किए जाने लगे जो बेसिकली कल्चरल जेनोसाइड की तरफ इशारा करती थी। क्या क्या हुआ? रशियन लैंग्वेज को बैन किया गया, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को बंद किया गया, रशियन स्पीकिंग लोगों की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उन्हें अननेसेसरीली हरास किया गया। आइडिया सिंपल था, पुतिन अपने लोगों पर होता अत्याचार देखेंगे और खुद को रोक नहीं पाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। 24 फरवरी 2022 पुतिन के ऑर्डर पर रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। रशिया का प्लान था क्विकली यूक्रेन पर कब्जा करो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म करो और निकल जाओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिका ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। यूक्रेन की फोर्सेस तैयार थी, वेपन्स रेडी थे, ट्रेनिंग हो चुकी थी, और रशिया को मिली ना अर्ली विक्ट्री ना अर्ली एग्जिट। रशिया उसी ट्रैप में फंस गया जो सीआईए ने सालों पहले से तैयार किया था। 2022 में वॉर शुरू हुई और 2030 की शुरुआत तक ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 लाख रशियन सोल्जर्स या तो एलिमिनेट हो चुकी थी या इस तरह घायल हो चुकी थी कि दोबारा लड़ नहीं सकती थी। और जो टेरिटरी रशिया ने फर्स्ट ईयर में गेन की थी, वहां से भी पीछे हटना पड़ा। ऊपर से वेस्टर्न सैंक्शंस अलग, यूरोप में जाने वाला ऑयल रुक गया, क्लाइंट्स हाथ से जाने लगी, इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। अब पुतिन के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, रशिया पीछे भी नहीं हट सकता था। क्यों? क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन से निकलता तो इमीडिएटली नेटो फोर्सेस यूक्रेन में एंटर करती, और एक बार नेटो फोर्सेस वहां बैठ गई तो रशिया हमेशा हमेशा के लिए नेटो के रहमो करम पर आ जाता। तो ये वॉर रशिया के लिए जीतना भी जरूरी था और छोड़ना भी इम्पॉसिबल था।
तो पुतिन ने सोचा यूक्रेन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि अमेरिका उसे फुल सपोर्ट दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, डिप्लोमेटिक बैकिंग दे रहा है, नेटो हेल्प कर रहा है। तो सॉल्यूशन सिंपल था, अमेरिका का हाथ यूक्रेन से हटाओ और साथ में रशिया पर लगे सैंक्शंस हटवाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब अमेरिका खुद किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसे, इतना फंसे कि यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद करना पड़े और रशिया से डील करनी पड़े। अब असली सवाल था अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट में फंसाएं कैसे। यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था और उसे डायरेक्टली फंसाने का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि अमेरिका ने ऑल्टरनेट रूट्स पहले से बना लिए थे। तो यूक्रेन में अमेरिका को फंसाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। पुतिन ने सोचा अमेरिका के आसपास कोई एलाई है, क्यूबा, वेनेजुएला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ये दोनों कंट्रीज इतनी पावरफुल नहीं थी कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकें। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, सपोज इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया तो लंबी टाइम तक कंटिन्यू कैसे करेंगे। रशिया शुरुआत में वेपन्स दे सकता था, लेकिन एक बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती ही यूएस फोर्सेस इन कंट्रीज के चारों तरफ ब्लॉकेड लगा दी थी और फिर रशिया वहां तक वेपन्स पहुंचा ही नहीं सकता था। नतीजा, इन कंट्रीज की फोर्सेस कोलैप्स हो जाती। ये प्लान भी काम का नहीं था। अब रशिया सीधे अमेरिका की जमीन पर जाकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता था। पहला कारण, वो पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है जहां उसकी मिलिट्री रिसोर्सेज और फोकस काफी हद तक एंगेज्ड है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, अगर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने डायरेक्ट वॉर में आते हैं तो वो सिचुएशन जल्दी ही न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है जिसका रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता। तो पुतिन की नजर गई दो जगहों पर, साउथ चाइना सी और मिडिल ईस्ट। साउथ चाइना सी में ताइवान वाला मामला था और थ्योरेटिकली अमेरिका को वहां कॉन्फ्लिक्ट में उलझाया जा सकता था, लेकिन दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, चाइना खुद। चाइना ऐसी पार्टी नहीं है जो रशिया के कहने पर अमेरिका के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाए। चाइना अपने हिसाब से चलता है, रशिया के हिसाब से नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, सपोज कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता तो भी रशिया पर लगे सैंक्शंस हटने का कोई चांस नहीं था। अमेरिका ताइवान को बचाने आ जाता, यूक्रेन से ध्यान हटता, शायद नेटो भी वहां पहुंच जाती, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज रशिया की सैंक्शंस हटाती? बिल्कुल नहीं। तो ये प्लान भी कैंसिल। और फिर पुतिन की नजर पड़ी मिडिल ईस्ट पर और यहां इक्वेशन कंप्लीटली अलग था। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की ऑयल सप्लाई को हिला देता है और जब ऑयल सप्लाई हिलती है तो रशियन ऑयल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और जब रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूरन रशिया पर लगे सैंक्शंस हटाने पड़ते हैं। मिडिल ईस्ट परफेक्ट लोकेशन था, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका को फुल्ली इन्वॉल्व कैसे कराएं? जवाब था इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर अगर खतरा आए तो अमेरिका सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होगा, हर हद तक जाएगा। इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। यह था अमेरिका की सबसे बड़ी वीकनेस और पुतिन के प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पीस। अब प्रॉब्लम यह थी, उस वक्त इजराइल के पड़ोस में रशिया का एलाई था सीरिया, लेकिन सीरिया इस पोजीशन में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि बशार अल असद की गवर्नमेंट खुद वहां मौजूद रशियन फोर्सेस के भरोसे चल रही थी। वो इजराइल के साथ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में जा ही नहीं सकता था। तो मिडिल ईस्ट में रशिया का एकमात्र सीरियस एलाई बचा ईरान। ईरान के पास वो सब कुछ था जो इस प्लान के लिए चाहिए था। पहली बात, ईरान के पास कैपेबिलिटी थी इजराइल के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में जाने की। दूसरी बात, ईरान के पास मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज थे और वो भी पावरफुल वंस। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में ईरान बैक्ड मिलिशियास, येमेन में हूथी रेबल्स। मतलब ईरान एक साथ मल्टीपल डायरेक्शन से इजराइल पर अटैक करवा सकता था, मल्टी डायरेक्शनल वॉर। और अगर ऐसा होता तो अमेरिका को आना ही पड़ता। और साथ में मिडिल ईस्ट का ऑयल फैक्टर, अगर कॉन्फ्लिक्ट रेड सी और पर्शियन गल्फ के आसपास होता तो दुनिया की ऑयल और गैस सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होती और जब सप्लाई अफेक्ट होती तो रशियन ऑयल और गैस की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती। वेस्टर्न कंट्रीज के पास तब एक ही रास्ता बचता, रशिया से डील करो, सैंक्शंस हटाओ और ऑयल लो। परफेक्ट चेकमेट। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी एक बहुत बड़ा कैच था। अगर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल तक सीमित रहा, मतलब रेड सी और पर्शियन गल्फ से दूर, तो अमेरिका इन्वॉल्व जरूर होगा लेकिन ऑयल सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी। और अगर ऑयल सप्लाई अफेक्ट नहीं हुई तो रशिया पर सैंक्शंस हटाने का कोई कारण नहीं बनेगा। तो प्लान तभी काम करता जब कॉन्फ्लिक्ट सही लोकेशन पर हो, एग्जैक्टली सही जगह। तो दोस्तों, पुतिन के दिमाग में प्लान था, लोकेशन थी मिडिल ईस्ट, वेपन था ईरान, टारगेट था इजराइल। लेकिन ईरान को इस प्लान में लाया कैसे गया? ईरान ने अग्री क्यों किया? और अक्टूबर 7 का हमास अटैक, क्या वो सच में सडनली हुआ था? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। देखो दोस्तों, ये बात 100% सच है कि ईरान का सबसे बड़ा ड्रीम है इजराइल का खात्मा। इसीलिए उन्होंने दशकों तक हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज, इन सब प्रॉक्सीज में इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर भी किसी को भी वॉर शुरू करने के लिए एक सॉलिड रीजन चाहिए होता है
और ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ईरान पर भी लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए थे, तो पैसे भी कम थे और वॉर का रिस्क बहुत ज्यादा। रशिया सोच रहा था ईरान को राजी कैसे करे, और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने रशिया के लिए सब कुछ आसान कर दिया। जो बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश शुरू की, और जैसे ही ये खबर आई, रशिया और ईरान के इंटरेस्ट्स एक साथ अलाइन हो गए। ईरान के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं था, ये उनकी पूरे एग्जिस्टेंस पर खतरा था। क्यों? क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच रिलेशंस नॉर्मल हो जाते तो पैलेस्टाइन इशू पीसफुल तरीके से सॉल्व होने लगता, और वो भी सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में। मतलब ईरान का ये जो सपना था इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर बनना, वो सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता, और जो दशकों की प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट थी, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, वो सब बर्बाद हो जाती। तो ईरान के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, कॉन्फ्लिक्ट, अभी इजराइल के साथ। और रशिया इसी पल का इंतजार कर रहा था। रशिया ने इमीडिएटली ईरान को अश्योरेंस दिया, अगर तुम इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो तो रशिया और चाइना मिलकर तुम्हें फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। और सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं, इंटेलिजेंस इनपुट्स, सैटेलाइट इमेजरी, अमेरिका और इजराइल की आर्मी की एग्जैक्ट लोकेशंस, ये सब रशिया ईरान को प्रोवाइड कराएगा। डील हो गई। ईरान के ऑर्डर पर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर वो टेररिस्ट अटैक किया जिसने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इजराइल की फोर्सेस गाजा में घुसी, हिजबुल्लाह ने लेबनान से दूसरा फ्रंट खोल दिया, अमेरिका इन्वॉल्व होने लगा। प्लान काम कर रहा था, और फिर कॉन्फ्लिक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ईरान ने हिस्ट्री में पहली बार एक साथ 300 रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए। मैसेज था, अब हम डायरेक्टली इस वॉर में हैं। लेकिन यहां जो बाइडेन ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्हें समझ आ गया, अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर हुई तो अमेरिका को भी पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और पर्शियन गल्फ अफेक्ट होगा, दुनिया की ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस आसमान छू लेंगे। और यही तो पुतिन चाहता था। तो जैसे ही ईरान ने रॉकेट्स फायर किए, अमेरिका ने ओमान के जरिए ईरान को सीक्रेटली कांटेक्ट किया और ऑफर दिया, अगर ईरान यहां शांत रहता है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील करेगा और ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देगा। और इस बात को सीरियस दिखाने के लिए बाइडेन ने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट भी दे दी। और ईरान ने सोचा, इजराइल से अभी वॉर में जाने से क्या मिलेगा, लेकिन अमेरिका की डील से सैंक्शंस हटेंगे, इकोनॉमी सुधरेगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ईरान ने डिसाइड किया, अभी नहीं, आगे देखेंगे। और यहां दोस्तों एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ईरान का इजराइल को खत्म करने का ड्रीम अपनी जगह है, लेकिन दुनिया पैसों से चलती है। जब घर में पैसे नहीं होते तो बड़े बड़े आइडियल्स भी प्रैक्टिकल डिसीजंस के सामने झुक जाते हैं। तो दोस्तों रशिया का प्लान था, ईरान को यूज करके अमेरिका को फंसाओ। ईरान रेडी था, लेकिन अमेरिका ने बीच में ही डील कर ली। लेकिन फिर किस्मत ने एक और पलटी मारी। दोस्तों पहले थोड़ा ईरान की सिचुएशन समझो। ट्रंप के पहले टर्म में ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका बाहर निकला और ईरान पर सैंक्शंस की बाढ़ आ गई। नतीजा, ईरान की इकोनॉमी बर्बाद होने लगी। इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रहा था, हर दूसरे दिन देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जब बाइडेन ने ऑफर दिया सैंक्शंस हटाने का, न्यूक्लियर डील का, ईरान ने सोचा इजराइल का काम बाद में होगा, पहले घर ठीक करते हैं, और वो पिक्चर से बाहर हो गए। पुतिन के लिए ये किसी डिजास्टर से कम नहीं था। लेकिन तभी दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, बाइडेन सेकंड टर्म के लिए चुनाव नहीं लड़ सके। दूसरी, कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में आ गए। और ये सुनते ही रशिया ने ईरान को फिर अप्रोच किया। रशिया ने ईरान को बताया, ट्रंप मानने वाली पार्टी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान घबराया, लेकिन रशिया ने साथ में सोल्यूशन भी दिया। एक रास्ता है इस हमले को टालने का। रशिया ने ईरान को समझाया, तुम्हारे पास यूरेनियम है, एनरिचमेंट हो रही है, इसकी रफ्तार बढ़ाओ और दुनिया को, स्पेशली ट्रंप को डायरेक्टली धमकी दो। कहो, या तो हमसे डील करो या हम न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ बढ़ जाएंगे। जो आदमी डील करने वाला था वो तो चुनाव हार गया, और जो जीता है उसी ने पुरानी डील कैंसिल की थी। ईरान के पास रशिया की इंटेलिजेंस थी और अब एक प्लान भी। तो ईरान ने एक बार फिर यूरेनियम की बात शुरू कर दी। लेकिन ये थ्योरी यहां एक और शॉकिंग ट्विस्ट लेती है। रशिया ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चाइना के थ्रू इजराइल को भी इंटेलिजेंस फीड की, और वो इंटेलिजेंस थी, ईरान के पास इतने किलो एनरिच्ड यूरेनियम है और अगर ईरान चाहे तो सिर्फ 2 हफ्तों में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। 2 हफ्ते। ये सुनते ही इजराइल के होश उड़ गए। इजराइल ने इमीडिएटली ट्रंप को अप्रोच किया, और न्यूक्लियर वेपन वाला पॉइंट अमेरिका के लिए ये इजराइल से भी ज्यादा सेंसिटिव इशू है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन किसी भी कीमत पर नहीं। ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन लाइट दे दी।
जो करना है करो, अमेरिका की फुल बैकिंग है। इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू कर दी। ईरान इजराइल पर रॉकेट्स फायर कर रहा था और अमेरिका ईरान के रॉकेट्स ट्रैक करके गिरा रहा था। फुल सपोर्ट, फुल इन्वॉल्वमेंट। पुतिन का प्लान काम करने लगा था। और फिर अचानक CIA के पास एक इंटेलिजेंस आई, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम फलां जगह रखा है। किसने दी इंटेलिजेंस? ये थ्योरी कहती है रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और कुछ थ्योरीज कहते हैं कि चीन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी। और वो इंटेलिजेंस थी गलत, लेकिन ट्रंप ने उस पर भरोसा किया और अमेरिका की B-2 बॉम्बर्स ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करने निकल पड़े। रशिया चाहता था अमेरिका डायरेक्टली अटैक करे, ईरान रिटेलिएट करे, मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेसिस टारगेट हो और फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए। लेकिन रशिया की बदकिस्मती, ओमान के मीडिएटर्स फिर बीच में आ गए। बातचीत हुई, मामला सेटल हुआ और जो वॉर महीनों चलनी चाहिए थी वो सिर्फ 12 दिन में खत्म हो गई। पुतिन का प्लान एक बार फिर अधूरा रह गया। लेकिन रशिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से जो स्ट्राइक की थी उसमें ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सेफ था, पूरी तरह सही सलामत। तो रशिया ने एक बार फिर ये इंफॉर्मेशन इजराइल को और इस बार सऊदी अरेबिया को भी इनडायरेक्टली पहुंचाई। मैसेज था, स्ट्राइक से यूरेनियम को कुछ नहीं हुआ और अब जब अमेरिका ने अटैक कर दिया है, ईरान हर हाल में न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जाएगा। और इस बार रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस एक कदम और आगे गई। उन्होंने इजराइल को बताया ईरान के सिस्टम में एक लूप होल है जिससे सुप्रीम लीडर अली खामेनी की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। इजराइल को जैसे लॉटरी मिल गई। नेतन्याहू ने तुरंत ट्रंप को कॉल किया, भाई खामेनी की लोकेशन है हमारे पास, एक बॉम्ब गिराओ, खामेनी खत्म। ईरान में इमीडिएटली प्रोटेस्ट शुरू, तख्ता पलट और ये रोज रोज का झंझट हमेशा के लिए खत्म। और अब ये पूरा खेल अपने क्लाइमैक्स पर आ गया। नेतन्याहू जब ट्रंप के पास पहुंचे सारी डिटेल लेकर, तो ट्रंप ने डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल किया और MBS ने इमीडिएटली हां कर दी। MBS के लिए एक न्यूक्लियर ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, तो MBS ने सिर्फ हां नहीं की बल्कि ट्रंप पर प्रेशर भी बनाना शुरू किया। अब आपको इन्वॉल्व होना ही होगा, ये वॉर शुरू करनी ही पड़ेगी। और फिर वो हुआ जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वो स्ट्राइक की जिसमें खामेनी 72 हूरों के पास निकल लिए और वॉर फुल स्केल शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, रशिया यहां भी एक कदम आगे था। वॉर शुरू होने से ठीक पहले रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी और वो इंफॉर्मेशन थी, असल में ये सऊदी अरेबिया था जिसने अमेरिका पर प्रेशर बनाया कि ईरान पर स्ट्राइक करो। ब्रिलियंट मूव। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच वॉर शुरू हो गई, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच नई दुश्मनी पैदा हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई और फिर जो होना था वो हुआ। ईरान ने इजराइल को टारगेट किया, साथ में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस और दूसरे कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर सब टारगेट होने लगा। मामला चालू हो गया और ऑटोमेटिकली दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज क्रिएट होने लगी। ऑयल के भाव बढ़ने लगे और जब ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। रशिया पर से सैंक्शंस हटाने पड़े, यूक्रेन से पूरा फोकस हटाकर ईरान पर लगाना पड़ा और अमेरिका अब पूरी तरह मिडिल ईस्ट की वॉर में डूब गया। पुतिन का प्लान फाइनली काम कर गया और ईरान इस वॉर में लंबा टिके, ये इंश्योर करने के लिए रशिया और चाइना लगातार ईरान को दे रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजरी, अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस की रियल टाइम लोकेशंस, सब कुछ। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, रशिया और चाइना उसकी आंखें बन गए हैं। तो दोस्तों, अब पूरी पिक्चर देखो। रशिया यूक्रेन में फंसा था, इकोनॉमी तबाह थी, सैंक्शंस थे। पुतिन ने एक गेम खेला जिसमें ईरान को यूज किया, हमास को ट्रिगर किया, इजराइल को इंटेलिजेंस दी, अमेरिका को रॉन्ग इंटेलिजेंस दी, MBS को कन्विंस किया, खामेनी की लोकेशन लीक की, सऊदी अरेबिया को एक्सपोज किया और रिजल्ट, अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस गया, यूक्रेन को सपोर्ट कमजोर हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गई, सैंक्शंस हट गए। ये था पुतिन का रशियन रूलेट जिसमें सब फंसे, ईरान भी, इजराइल भी, अमेरिका भी, सऊदी अरेबिया भी, और रशिया और चाइना बाहर से ये सब देखता रहा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात याद रखो, ये एक थ्योरी है, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स पर बेस्ड, मेरा कोई पर्सनल बाइस नहीं, मैंने सिर्फ डॉट्स कनेक्ट किए हैं। सच क्या है वो वक्त बताएगा। रुको दोस्तों, एक बात और। अब तक हमने बात की रशिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल की, लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में एक और बड़ा प्लेयर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, और वो है भारत, हमारा अपना देश। इंडिया को इस लड़ाई से क्या नुकसान हुआ, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। पहला, दोस्तों, भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 91% हिस्सा गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है। कतर अकेले 34% सप्लाई करता है, UAE 26% देता है, और ये सारा ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है।
और भारत अपना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसका आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। 1 मार्च 2026 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गई और इसका सीधा असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ा। दूसरा, इंडिया की नेवी ने अपनी मिलान 2026 एक्सरसाइज में ईरानियन फ्रिगेट IRS डीना को इनवाइट किया था। एक्सरसाइज के बाद जब वो शिप वापस जा रही थी तो यूएस सबमरीन ने उसे इंडियन ओशन में टॉर्पीडो से डुबो दिया। इंडिया के श्रीलंका कोस्ट से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर इंडिया के घर के पास इंडिया के गेस्ट की शिप डुबो दी। फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ ने पब्लिकली कहा कि एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पानी के पास दिनों से ऑपरेट कर रही थी और न्यू दिल्ली को बताया तक नहीं गया। ये इंडिया की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका था। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इंडिया ने इजराइल के साथ फरवरी 2026 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट की। पीएम मोदी खुद इजराइल गए। एक तरफ इजराइल के साथ पार्टनरशिप, दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का डील, तीसरी तरफ अमेरिका के साथ डिफेंस टाइज और चौथी तरफ रशिया से सस्ता ऑयल। इंडिया हर तरफ बैलेंस कर रहा था। ईरान ने इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड से एग्जेम्पशन दिया और अमेरिका ने रशियन ऑयल इंपोर्ट पर वीवर दिया। ईस्ट को लेकिन ये बैलेंस टूटने की कगार पर था। चौथा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान का मीडिएशन इंडिया के लिए इंसल्ट बन गया। क्या सबसे चुभने वाली बात, ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन में पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की आ गया है। भारत जो खुद को विश्व गुरु बोलता है वो मीडिएशन टेबल पर था ही नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव हो गई, प्रोएक्टिव नहीं। इवैक्यूएशन डिप्लोमेसी में लगे रहे लेकिन पीस बनाने की कोशिश नहीं की। जो देश दुनिया का गुरु बनना चाहता है वो अपनी पड़ोस की सबसे बड़ी क्राइसिस में साइडलाइंस पर खड़ा था। और एक और बड़ा नुकसान, चाबहार पोर्ट जो इंडिया का ईरान में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सब अब अनवायबल होने की कगार पर है। सालों की मेहनत एक वॉर में खतरे में। तो दोस्तों, ये था रशियन थ्योरी बिहाइंड ईरान यूएसए वॉर। रशिया ने सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल को नहीं फंसाया, भारत भी इस गेम का शिकार बना, बिना कुछ किए, बिना किसी साइड लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करो, इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि ये थ्योरी हर किसी को पता होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ जियोपॉलिटिकल ट्री पर मिलती है। कमेंट में बताओ क्या आपको ये थ्योरी बिलीवेबल लगती है या ये सब कोइंसिडेंस है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। तब तक जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम।